अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपका जो मेरे साथ कोर्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें कवर करेंगे हम, जिसमें फर्स्ट वीक्स में हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, देन आफ्टर मिड हम एडवांस ऊप के कॉन्सेप्ट को जावा को कवर करेंगे। ओके क्यों हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ी थी, क्या ज़रूरत थी? कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की तरफ मूव करने शुरू हो गए थे। 5 एट्रीब्यूट्स थे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा थे, उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ मूव करना पड़ा था। वो क्या क्या थे? फर्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंटली एंड कॉम्प्लेक्सिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ हायरार्की। जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम्स की, वो एक हायरार्किकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और क्या प्रिमिटिव ऑब्जर्व है, क्या उसके पास हायर लेवल एब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए, लोअर लेवल एब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर नियरली डिकम्पोजेबल एंड आर नॉट फुली इंडिपेंडेंट बट अंडरस्टैंडेबल। और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के आपके कंपोनेंट्स थे वो नियरली अनडिकम्पोजेबल नहीं थे, आप उन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते थे। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आया तो आपने जो कंपोनेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट करके एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम पूरा कंपाइल करके कंप्लीट कर लिया। कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैव कॉमन पैटर्न्स, दीज पैटर्न्स में इन्वॉल्व द रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थे उनके पैटर्न जो है वो सॉफ्टवेयर रीयूज़ के लिए भी यूज़ हो रहे थे। हम सॉफ्टवेयर को कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके उसे रिफाइन कर करके कोड दोबारा उसको रीयूज़ करके एक नया सॉफ्टवेयर भी बिल्ड कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम विल इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सिस्टम मच मोर रैपिडली। आपके सिंपलर सिस्टम से आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर सकते थे और आपसे बहुत ज़्यादा रैपिडली वो क्रिएट हो सकते थे। क्यों ज़रूरत है इसकी पैराडाइम की? कि आप बेटर एक सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप करें उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेटर हो जाए, और जब एक सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हो चुका है तो उसकी मेंटेनेंस ईजी हो जाए। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फॉलो करके अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आपकी सॉफ्टवेयर की हर चीज़ की अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बेटर होती है और उसको बार बार मेंटेन करना भी आसान होता है। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की कॉस्ट हमेशा मेंटेनेंस कॉस्ट से कम होती है। डेवलपमेंट की कॉस्ट हमेशा वन टाइम लग जाती है, मगर मेंटेनेंस की कॉस्ट थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन करना होता है, तो उसकी कॉस्ट जो है उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट से इंक्रीज़ कर देती है। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की हमें ज़रूरत पड़ी ताकि हम मेंटेनेंस जो है वो सॉफ्टवेयर की वो ईजी बना सकें और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको ईजीली समझ सकें। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नीड अ पैराडाइम टू कैटर दिस कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोई पैराडाइम चाहिए था जिसकी वजह से वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम वाज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम था? जब आपकी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस ईजी होती है, आप सॉफ्टवेयर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और आपको एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा पैराडाइम मिल जाए जिसकी वजह से आप अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मेंटेन कर सकें, आप टाइमली अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकें। ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपके पास जो पैराडाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था वो कौन सा था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम था। ओके, विच पैराडाइम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट? कितने पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे? हमारे पास प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी जिसमें हम एल्गोरिदम्स बिल्ड करते थे। एल्गोरिदम्स उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होते थे। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में हम किसके बारे में बात करते हैं? उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लासेस होती हैं हमारी और हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद लॉजिक ओरिएंटेड, रूल ओरिएंटेड एंड कॉन्स्ट्रेंट ओरिएंटेड। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अलावा भी कुछ और पैराडाइम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करें जिसमें लॉजिक ओरिएंटेड है, रूल ओरिएंटेड और कॉन्स्ट्रेंट ओरिएंटेड पैराडाइम एग्जिस्ट करें। क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लॉजिक ओरिएंटेड के? गोल्स हैं। रूल ओरिएंटेड में इफ देन रूल्स आपने डिफाइन किए होते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ओके अदरवाइज नॉट, एल्स कंडीशन पे आप चले जाते हैं। कॉन्स्ट्रेंट ओरिएंटेड जिसमें आपके पास रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स आपने लगाई होती हैं। इनवेरिएंट कॉन्स्ट्रेंट हैं कि अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करेगा देन ही आपके पास एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा। डिपार्टमेंट ही आपके पास एग्जिस्ट नहीं करा तो उसके लिए आपके पास एम्प्लॉयज़ भी नहीं है। ओके, अब हमने ये पता कर लिया कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्या इश्यूज़ थे पुराने डेवलपमेंट में। उन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम किस तरह हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, किस तरह हमें फ़ायदा दे रहा था वो सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने
के लिए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन विच प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ कोऑपरेटिव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपस में इस तरह कोऑपरेट होकर काम कर रहे होते हैं जिस तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किसी एक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्रिएट किए होते हैं और वो कंबाइन होकर पूरा कंप्लीट सिस्टम बना के रहे होते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट क्लासेस में, वो आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे होते हैं ताकि हम एंड ऑफ द डे जो सिस्टम एक डेवलप करके दें यूज़र को, वो कंप्लीट यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कराओ। ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस ऑफ सम क्लासेस। हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी क्लास का इंस्टेंस होगा। ये जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं वो किसके इंस्टेंस होंगे? आपकी मेन क्लास के इंस्टेंसेस होंगे। एंड whose classes are all the members of the hierarchy of the classes united by the inheritance relationship। और क्लासेस जो होंगी वो भी आपस में रिलेशनशिप के साथ क्रिएट हो सकती हैं और उनका रिलेशनशिप किसका होगा? इनहेरिटेंस का। लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देन आपके पेरेंट्स और देन आप उनके चिल्ड्रंस। आप जो चिल्ड्रंस हैं आप एज एन ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी सारी प्रोसेसिंग करनी है वो आप लोगों ने करनी है। जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं वो वाली जो जनरेशन है वो आपकी एज अ क्लास एग्जिस्ट करेगी। और पेरेंट्स के ऊपर जो आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके पास इनहेरिटेंस रिलेशनशिप शो करें कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ करेक्टर्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स में आए होंगे, कुछ क्वालिटीज़ कुछ फीचर्स आपके पेरेंट में आए होंगे। आपके पेरेंट्स से कुछ फीचर्स और कुछ क्वालिटीज़ आप में आई होंगी ऑब्जेक्ट्स में, मगर आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा भी कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ होंगे। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। इसमें तीन चीज़ होती है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा किसके इंस्टेंसेस होते हैं? हमारी क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं। और क्लासेस भी आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं, रिलेशनशिप बना सकती हैं। वो किस तरह रिलेशनशिप बना सकती हैं? थ्रू हायरार्किकल रिलेशनशिप और थ्रू इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन दिस डेफिनेशन। अब जो पीछे मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की डेफिनेशन बताई है उसमें तीन चीज़ें थी। वो क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, नॉट एल्गोरिथम्स, ओनली ऑब्जेक्ट एज इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में? ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वो ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के। ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ सम क्लास। यही चीज़ मैंने पिछली डेफिनेशन में एक्सप्लेन की कि हर जो भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो आपकी क्लास का कोई ना कोई इंस्टेंस होगा जो कि इनिशियलाइज करेगा क्लास के मेथड्स को और मेंबर्स को। ओके, थर्ड क्या होना चाहिए? जो भी आपकी क्लासेस हैं वो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे से लिंक्ड हो या कोऑपरेट करें। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, तो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल गई। ओके, ऑब्जेक्ट मॉडल के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? चार चीज़ होती हैं जो पूरी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के साथ थ्रू आउट केटर करते हैं। वो फर्स्ट इज एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी एंड हायरार्की। ये जो चार फ्रेमवर्क हैं ऑब्जेक्ट मॉडल के, ये मेजर आपके एलिमेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को फॉलो करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन होता है एब्स्ट्रक्शन, आप टॉप लेवल डिटेल यूज़र को दिखा देते हैं। इनकैप्सुलेशन में आपकी जो डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आपने यूज़र से छुपा के रखी होती है। मॉड्यूलैरिटी, थर्ड वन इज मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में ये होता है कि आपका एक लार्ज सिस्टम है, आपने उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके देन कंबाइन करके सिस्टम में चीज़ें बनानी। एंड फोर्थ वन इज हायरार्की। हायरार्की इज पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो क्रिएट करना है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। टॉप लेवल पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं, देन आप हैं। ये एक हायरार्की डिफाइन है। इसी तरह ऊपर भी हायरार्की डिफाइन होती है जिसमें हमें डिफरेंट लेवल्स पे चीज़ें सेट करनी होती है। और मॉडल विदाउट एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कोई भी आपके पास मॉडल एग्जिस्ट करे जिसमें ये चार चीज़ें अगर एग्जिस्ट नहीं करी, कौन सी चार चीज़ें? एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी एंड हायरार्की। अगर ये चार चीज़ें नहीं है तो आपका जो भी वो मॉडल है वो लॉजिकल मॉडल हो सकता है, फिजिकल मॉडल हो सकता है, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता। ये चार मेजर एलिमेंट्स आपके मस्ट एग्जिस्ट करने चाहिए आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के लिए। ओके, ये चार मॉडल्स क्या हैं, इनके पास किस किस्म की चीज़ें होती है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रक्शन। सबसे पहला हमारे पास मॉडल कौन सा था या एलिमेंट कौन सा था? उनका एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल वेज दैट वी एज ह्यूमन कोप विद कॉम्प्लेक्सिटी। An abstraction denotes the essential characteristics of an object that distinguishes it from all other kinds of the object and thus provide
Crisply defined conceptual boundaries relative to the perspectives of the viewers. An abstraction focus on the outside view of an object and so serves to separate an object essential behavior from its implementation. सिंपली जो एक चीज़ है वो आप कवर करें एब्स्ट्रक्शन में, वो ये कवर करें कि आपने यूज़र को जो भी व्यू देना है वो आपने आउटसाइड व्यू दिखाना है यूज़र को। जो ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल डिटेल या इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो आपने यूज़र को शो नहीं करानी है। आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो आपको एब्स्ट्रक्शन इजीली समझ आ जाएगी। ये आपको आउटसाइड व्यू, इस मेल को इस फीमेल को क्या आउटसाइड व्यू नज़र आ रहा है कि कैट कैसी है। सिर्फ सिंपल ही आप एक इस डायग्राम को देख के आप सब लोग भी जो परस्यू करें वो यही परस्यू करें कि दिस इज़ कैट सिटिंग ऑन अ टेबल। इतनी हम सबको समझ आ रही है। हम चाहते ये हैं तो यूज़र को सिर्फ ये कैट ही डिस्प्ले हो और इतनी चीज़ यूज़र को समझ आए कि जो कैट है ये टेबल पे बैठी हुई है। अब इस कैट का किडनी किधर है, इसके लंग्स किधर हैं, उसका इंटेस्टाइन किधर है, हार्ट किधर है, लिवर किधर है, बाकी सारी चीज़ें किधर हैं, हेड टेल, जो भी चीज़ें डिटेल है इंटरनल वो हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब, हमने एक टॉप लेवल पे जाके यूज़र को एक लेआउट दे दिया है कि कैट इस किस्म की दिखती है। अब ये कैट बनाने के लिए हमने किधर उसका लंग प्लेस किया है, किधर उसका स्टमक प्लेस किया है, किधर उसका इंटेस्टाइन प्लेस किया, उसका हार्ट किधर है, उसके लंग्स किधर हैं, उसका ब्लैडर किधर है, उसका लीवर किधर, ये सारी डिटेल हमने नहीं यूज़र को बताई। दिस इज एब्स्ट्रक्शन। आपने क्या करनी है, यूज़र को सिर्फ एक आउटसाइड व्यू दिखा देना है। ठीक है, क्या करना है, यूज़र को एक सिर्फ आउटसाइड व्यू दिखा देना है अपने ऑब्जेक्ट का, ताकि जो उसके अंदर के एसेंशियल बिहेवियर्स हैं वो छुप जाए कि हमने किस तरह वो इम्प्लीमेंट किया, वो नहीं आपने दिखाने। ठीक है, ओके। एब्स्ट्रक्शन इज टू इग्नोर द इनएसेंशियल डिटेल्स डीलिंग इंस्टेड विद जनरलाइज्ड आइडियलाइज्ड मॉडल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इतनी समझ आ गई कि एब्स्ट्रक्शन जो होती है वो हमने एक जनरल व्यू यूज़र को दिखाना है, इसके अंदर वाली डिटेल नहीं हमने यूज़र को दिखानी कि भाई ये काम उसकी हार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, भी कैट का हार्ट सही चल रहा है या नहीं, उसकी किडनी सही चल रही है या नहीं, उसकी स्टमक सही है या नहीं, उसका स्टमक सही जगह पे लगा है या नहीं, उसका हार्ट लेफ्ट पे या राइट पे किस तरफ है, अगर वो लिविंग है सही है तो हम वो देख रहे हैं। ये सारी डिटेल यूज़र्स की नीड की नहीं है, ये सारी डिटेल जो हैं वो हॉस्पिटल वालों के लिए और चीज़ों के लिए जिन्होंने कैट का कार्टून डमी जो भी बिल्ड किया है उनको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसकी एब्स्ट्रक्शन में आपने सिर्फ इनएसेंशियल जो डिटेल है जो कि यूज़र को नहीं चाहिए वो आपने रिमूव कर देनी होती है। आपने यूज़र को सिर्फ एक टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाना होता है किसी चीज़ का जिसकी उसको ज़रूरत होती है। ओके, इनकैप्सुलेशन क्या करती है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा देना। जिस तरह लाइक आप लोग कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो उसमें मल्टीपल कैप्सूल होते हैं, वो उनके पाउडर्ड फॉर्म में जो भी उनकी क्वांटिटी है या जो भी उस ड्रग के पैरामीटर्स हैं या जो भी उनकी क्वांटिटीज़ वगैरह उनको आपने एक कैप्सूल के अंदर बंद किया होता है। सही है, उसमें क्या किया होता है कि आपने उस ड्रग्स के प्रोडक्ट हैं या जो उनकी केमिकल फॉर्मेशन है वो सब यूज़र से छुपाई हुई है। यूज़र को सिर्फ आपने वही एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन दी है या ड्रग दी है जो आपने उसकी फॉर्मेशन एक चीज़ के अंदर इनकैप्सूल कर दी है। ये होती है इनकैप्सुलेशन, एक जनरल एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की। डेफिनेशन क्या है इनकैप्सुलेशन की, इनकैप्सुलेशन हाइड्स द डिटेल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करती है, आपकी जो ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं वो सब हाइड कर लेती हैं। आपको बाहर से कैप्सूल कैसा नज़र आ रहा है, सिर्फ एक एंटीबायोटिक कैप्सूल आपने वो स्वेलो करना है और ड्रग की क्वांटिटी के अगेंस्ट आपने वो मेडिसिन ले ली है। उसकी फॉर्मेशन क्या थी, उसमें कितनी परसेंट अल्कोहल थी, उसमें कितनी परसेंट जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं ड्रग्स की पैरामीटर्स थे वो 0.5% की थी, 0.25% की थी, 0.1% की थी, वो सारी डिटेल्स आपको नहीं पता। आपको सिर्फ इतनी डिटेल पता है कि आपने ये ड्रग इस टाइम पे इस दिन लेनी है, ऐसा ही है। सो इनकैप्सुलेशन ये होती है कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती है वो सब हाइड कर लेनी होती हैं। इनकैप्सुलेशन इज़ द मोस्ट ऑफन अचीव थ्रू इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जब आप इंफॉर्मेशन हाइड करते हो तो वो आपकी इनकैप्सुलेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग ऑल द सीक्रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रीब्यूट इज एसेंशियल कैरेक्टर्स। इनकैप्सुलेशन ये होता है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपने हाइड कर लेने हैं यूज़र से। जब आपने यूज़र से हाइड कर लेने हैं वो कंपोनेंट्स तो उसका फ़ायदा ये होगा
कि यूज़र जो आपके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उनको ख़राब कभी भी नहीं करेगा, वो उन सारी डिटेल को एज इट इज़ ही सेव रखेगा। आप सिर्फ उसको एक ओवरव्यू दे दो कि ये चीज़ आप ऐसे यूज़ करें, ठीक है। ये सिंपल वही कैट की एग्जांपल है, आपको ये कैट अब सारी नज़र आ रही है। कैसा अब इस कैट को क्रिएट किस तरह किया गया था, ये वुलन बॉल आप लोगों को साथ नज़र आ रही है। सही है, इस वुलन बॉल से ये पूरी कैट क्रिएट की गई है। यहाँ पर लॉग भी डिसाइड किया गया, उस लॉग के अंदर किस तरह वूल को टैंगल किया गया है, किस तरह उसको पूरा क्रिएट किया गया है स्टफ टॉय को, ये सारी डिटेल उन्होंने आपको नहीं बताई। उन्होंने आपको क्या किया, सिर्फ एक कैट जो है वो एक स्टफ टॉय क्रिएट करके आपको दे दिया है। अब उस स्टफ टॉय के अंदर जो 1 बाय 1 थ्रेड क्रिएट किया गया, उस थ्रेड से वो सारी कैट क्रिएट की गई, उसमें आपको सारी डिटेल नहीं पता कि थ्रेड को किस तरह फोल्ड करना था, कितने सेंटीमीटर पे फोल्ड करना था, कितने सेकंड्स बाद फोल्ड करना था, देन ये कैट की शेप आती, वो सारी डिटेल्स आपने उनको नहीं बताई। ये क्या है, इनकैप्सुलेशन है कि हमने ये चीज़ बनाई कैसे है ये नहीं यूज़र को दिखाना, सिर्फ उनको प्रोडक्ट दे देना, वो क्या है, इनकैप्सुलेशन। इसकी सबसे आसान एग्जांपल याद रखने के लिए, जो आप कैप्सूल खाते हैं उसके अंदर जो भी ड्रग्स की क्वांटिटी है वो आपसे हाइट होती है। ऐसा कि आपको नहीं पता होता कि उसमें किस किस केमिकल की और किस किस ड्रग की क्या क्या कंपोजिशन, और आपने वो हाइड कर देना, खा लेना। ओके, थर्ड इसका हमारे पास जो एलिमेंट था वो क्या था, मॉड्यूलैरिटी का। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक बड़े कंपोनेंट या फिर एक बड़े प्रोडक्ट को डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिफाइन करना होता है, और उन मॉड्यूल्स के अंदर हैंडलिंग करना, चेंजिंग करना आप लोगों के लिए आसान होता है। क्या लिखी हुई डेफिनेशन, modularization consists of dividing a program into module which can be compiled separately but which have connections with other module। सिंपल वर्ड में ये लिखा हुआ है, जो आपका लार्ज कंपोनेंट उसको आपने छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है, और वो हर कंपोनेंट सेपरेटली अपनी कंपाइलेशन कर रहा है, अपनी सारी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, मेथड्स जितने हैं वो एक्टिवेट कर उनकी आउटपुट दे रहा है। ये तो मेरे पास क्या है, मॉड्यूलैरिटी है। Making units of large program to understand the units separately। सिंपल वर्ड में मॉड्यूलैरिटी क्या है कि आपके पास एक लार्ज प्रोडक्ट है या आपके पास एक लार्ज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, डेवलप सॉफ्टवेयर है, उसके आपने मल्टीपल पार्ट्स बना लेना, और मल्टीपल पार्ट्स को आपने सेपरेटली हैंडल करना है। हर एक पार्ट में आपने सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी, उसी में आपने क्लासेस क्रिएट करनी, उसी सेपरेट पार्ट के ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करने, और वो सब कंबाइन होकर कंप्लीट आपका सिस्टम बना लिया। मॉड्यूलैरिटी कि आपने बड़े सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ये अब उसी कैट वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन में दी, जिसमें आप देखेंगे कैट्स के डिफरेंट पार्ट्स रखे हुए हैं। ये कैट का हेड है, ये डिफरेंट फीट्स उसके हमने रखे हुए हैं, ये टेल सेपरेट रखी हुई है, ये उसकी बॉडी जो है वो सारी सेपरेट रखी हुई है, लॉक जो है वो भी हमने सेपरेट रखा हुआ है। ये क्या किया हुआ है, हमने इन छोटे छोटे पार्ट्स को पहले क्रिएट किया, डिफरेंट मॉडल्स को, इन डिफरेंट मॉड्यूल्स को उठा के हमने कंबाइन करके एक कंप्लीट कैट जो है एट द एंड ऑफ द डे यूजर को प्रोवाइड कर दी। ओके, लास्ट मॉड्यूल हमने क्या पढ़ा था, हायरार्की का पढ़ा था। हायरार्की क्या होती है, हायरार्की इज रैंकिंग और ऑर्डरिंग ऑफ एब्स्ट्रक्शन। ऐसा ही मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल हायरार्की की ये दी, जिसमें 3 लेवल हायरार्की ये है कि आपके ग्रैंडफादर्स हैं टॉप लेवल हायरार्की पे, देन आपके पेरेंट्स हैं सेकंड लेवल हायरार्की पे, देन आप लोग स्टूडेंट्स हैं थर्ड लेवल हायरार्की पे। टॉप लेवल हायरार्की पे आपने कुछ कैरेक्टर्स गेट किए हैं, आपके पेरेंट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके पेरेंट्स ने उनसे कुछ फीचर्स ले लिए हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के पास अपने हैं। देन थर्ड लेवल पे आप लोग हैं, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के भी कुछ कैरेक्टर्स ले लिए, अपने ग्रैंडफादर्स के भी कुछ फीचर्स ले लिए, और आपके पास अपने भी सेपरेटली कुछ फीचर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ हायरार्की लेवल है। जिस तरह हम अपनी यूनिवर्सिटी की हायरार्की लेवल देख रहे हैं, तो सबसे टॉप लेवल पे हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, दैन उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, दैन असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, दैन लेक्चरर्स हैं, दैन एसोसिएट लेक्चरर्स हैं, दैन लैब इंजीनियर्स हैं। डिफरेंट क्या है हमारे पास, हायरार्की डिफाइन है। ओके, मैंने आपको एब्स्ट्रक्शन का बताया था कि आपने एब्स्ट्रक्शन में क्या करना है, यूजर को सिर्फ एक टॉप लेवल व्यू दिखा देना होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाना होता कि ये लेवल 1 पे कैट इस तरह की नज़र आएगी, लेवल 2 पे आपको कैट इस तरह की नज़र आएगी, लेवल 3 पे इस तरह की नज़र आएगी, ये कुछ नहीं दिखाना होता। अब दो तरह की एब्स्ट्रक्शन होती है, एक हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन होती है, एक लो लेवल एब्स्ट्रक्शन होती है। सबसे जो लोएस्ट लेवल एब्स्ट्रक्शन होती है उसमें आपने सबसे माइन्यूट लेवल पे जाके यूज़र को चीज़ें दिखा देनी होती हैं, और जो सबसे टॉप लेवल पे एब्स्ट्रक्शन होती है उसमें हमने क्या करना होता है, टॉप लेवल प्रोडक्ट दिखा देना। एग्जांपल ऐसे देती हूँ, हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन पे आपने क्या करना है, यूज़र को कैट दिखा देना कि ये कैट है, आप परचेज करना चाहते हैं तो कर लें।
लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, यूज़र को सिर्फ उसका फुट उठा के दिखा देना कि ये फुट जो है ये कैट का फुट होगा और इस तरह के 4 फीट्स हैं जो हम लगाएंगे और कैट क्रिएट होगी। उन 4 फीट में भी आपने ये नहीं बताना कि ये फीट हमने क्रिएट कैसे की, आपने सिर्फ लोएस्ट लेवल तक जाके दिखा देना कि जो सबसे छोटा लेवल है वो सबसे पहले हमने कैट की फीट क्रिएट की। ये हाई लेवल टू लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट और क्लासेस में क्या फ़र्क है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं और क्लासेस जो होती हैं वो हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की। यहाँ पर 3 हमें बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट कलर्स, लोकेशन एंड साइजेस। डू दे बिलोंग्स टू सेम क्लास। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये तीनों क्या सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। आपने इसका आंसर देना है करते हैं या फिर नहीं करते। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं ये आपसे पूछूंगी कि ये 3 हमारे पास बॉक्सेस हैं क्या ये क्लास से बिलोंग करते हैं या नहीं। इसका आंसर अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको पता लग जाएगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसका आंसर अभी आपको आगे मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के पास क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, वेयर इट एक्ट एज ए सिंगल और होल। ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई स्टेट होनी चाहिए कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इट हैज़ वेरियस प्रॉपर्टीज विच माइट चेंज विथ टाइम। ओके, ऑब्जेक्ट हैज़ अ बिहेवियर, इट कैन चेंज, इट कैन डू थिंग्स एंड कैन हैव थिंग्स टू डू इट। क्या होनी चाहिए, तीन चीज़ें, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के पास, सेकेंड स्टेट होनी चाहिए और थर्ड उनके पास क्या होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। किस तरह आप आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर नोट करते हैं। अब आप डायग्राम को देखें, ये नज़र आ रही है सबको, ठीक है। ये एक ट्यूब है जिसमें हमारे पास 4 येलो कलर की टेनिस बॉल है। इज दिस ट्यूब ऑफ टेनिस बॉल इज एन ऑब्जेक्ट। आप सोच के मुझे बताएंगे क्या इस ट्यूब की कोई आइडेंटिटी है, क्या इसकी कोई स्टेट है, क्या इसकी कोई बिहेवियर है। इज ईच टेनिस बॉल इज एन ऑब्जेक्ट। क्या हर अकेली के लिए टेनिस बॉल वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। कुड बी टॉप टू बॉल्स बी कंसिडर एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या इन दोनों को मिला के मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकती हूँ। इज द कलर ऑफ बॉल इज एन ऑब्जेक्ट। क्या बॉल का कलर जो है वो भी ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ओके, वन बाय वन इनको आंसर देते हैं, देखो। सबसे पहले पूछा है कि टेनिस बॉल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट की 3 चीज़ें पढ़ी कि ऑब्जेक्ट के पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास कोई स्टेट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई बिहेवियर होना चाहिए। आप देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, यस। क्यों इसको यस दिया हुआ है, इस पूरी ट्यूब को, ये पीछे हमने ट्यूब देखी थी, ये इस पूरी ट्यूब को क्यों हमने ऑब्जेक्ट कहा है, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी है। कैसे, माई ट्यूब ऑफ द बॉल इज डिफरेंट देन योर्स। ऑब्वियसली आइडेंटिटी है, मेरी ट्यूब और आपकी ट्यूब जो है हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो। इसका मतलब दोनों डिफरेंट होंगी तो उसके पास आइडेंटिटी। सेकेंड क्या है हमारे पास, इट हैज़ स्टेट। उसके पास कोई स्टेट होनी चाहिए कि वो ट्यूब ओपन है, अनओपन है, उसका कोई ब्रांड नेम है, उसकी कोई लोकेशन है, वो कहाँ से हमें पता है। इसका मतलब कि उसके पास स्टेट भी है। थर्ड हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के पास बिहेवियर होना चाहिए। बिहेवियर किसका, ऑल डू नॉट मच। बिहेवियर ये हो सकता है कि वो मूव करे, थ्रो करें ट्यूब का, या भी उसको कोई भी बिहेवियर वो शो नहीं करी, वो लाइन पोजीशन है, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं इसके पास। ओके, नेक्स्ट, इज ईच बॉल टेनिस बॉल इज एन ऑब्जेक्ट। क्या हर टेनिस बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। पहले हमने ये पढ़ा था पूरी ट्यूब ऑब्जेक्ट है यानी। अब हमें क्या देखना है कि इसके अंदर जो 3 बॉल्स हैं, वो जो तीनों बॉल्स हैं क्या वो भी 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। हाँ, वो भी हमारे पास 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट है क्योंकि हर बॉल के पास आइडेंटिटी है। 1 2 3 4। एक बॉल के पास 1 आइडेंटिटी है, सेकंड के पास 2 है, थर्ड के पास 3 है और फोर्थ के पास 4 है। अच्छा, स्टेट भी सबके पास है और बिहेवियर भी सबके पास है। हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक बॉल के पास, हर एक बॉल की अपनी स्टेट है। स्टेट कैसे हो सकती है कि वो बॉल जो है वो थ्रोइंग पोजीशन में है या स्टेडी पोजीशन में है या रेडी स्टेट में है कि आप उसे उठा के फेंकने लगे हैं, ये वो सारी चीज़ें स्टेट है। उसका बिहेवियर ये हो सकता है कि बॉल जो है वो मूविंग फेज में है, मूव करी है तो ये कोई बिहेवियर है उसका जो परफॉर्म करी एक्टिविटी। अच्छा, फिर उसे कहेंगे क्या 2 ऊपर वाली बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट कंसीडर हो सकती है। नो, ऑब्जेक्ट की हमेशा सिंगल अकरेंसेज होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 सिमिलर चीज़ें आप उठा के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते। इसका आंसर क्या है, नो। हर ऑब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है, 2 लोगों की एक आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इसलिए जो ऊपर वाली 2 बॉल्स हैं वो आपकी नहीं होंगी। इफ़ दे वर जॉइन टुगेदर विद
with a stick, you might consider them as a single object. सेपरेट जब उनके पास आइडेंटिटी है तो वो आपके पास जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं होंगे, मगर अगर आप उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं विद स्टिक और वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाती है, देन हमारे पास क्या होंगे ऑब्जेक्ट। इज द कलर ऑफ बॉल इज एन ऑब्जेक्ट? नो, ये तो प्रॉपर्टी है, कलर तो उसकी कोई फीचर है, वो स्पेसिफिकली ना कलर के पास कोई आइडेंटिटी है, ना कलर के पास कोई स्टेट है, ना कलर के पास कोई बिहेवियर है। तो इसका क्या मतलब कि कलर जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट के पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। हैमर की कोई स्टेट है, वो किस स्टेट में खड़ा है? अभी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ। ठीक है, बिहेवियर क्या है? आप उस हैमर से जो है कोई भी आप कोई चीज़ उस हैमर से, ये जो पेन है, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं आ रहा बेटे, आप इस हैमर से क्या कर रहे हैं कि इस पेन को अटैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या उसकी स्टेट है, वो मूविंग स्टेट है, उसको आप बैक एंड थ्रो मूवमेंट में मूव करेंगे, उसका क्या है? बिहेवियर है। आइडेंटिटी क्या होती है? उसकी अपनी पहचान क्या है। इतने सारे हैमर्स में से सिर्फ ये वाला जो हैमर है ये हमारा है, जिसको हम यूज़ करें, इसलिए हम यूज़ करें वो पेन अटैच करने के लिए वॉल में या ग्रास में, जहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए आपके पास ऑब्जेक्ट में। ओके, अब सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, वो क्या है? व्हाट आर द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मेड फॉर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे पास जो भी चीज़ हम यूज़ करें जिसको हम टच नहीं कर सकते, कोई हमें सिस्टम जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ? ऑब्वियसली कंप्यूटर मेमोरी के बने होते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हैव आइडेंटिटी बिकॉज ईच हैव द सेपरेट चंक ऑफ मेमोरी। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट जो उसके पास आइडेंटिटी किस तरह होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी यूनिक मेमोरी दी होती है। उनके पास स्टेट होती है क्योंकि उसके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और वो वेरिएबल्स अपनी स्टेट चेंज कर रहे होते हैं। ओके, उसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर का मतलब होता है मेथड। सम ऑफ द मेमोरी दैट मेक्स अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कंटेन प्रोग्राम्स कॉल्ड मेथड। जितने भी मेथड एक ऑब्जेक्ट कॉल करता है ना, वो उसका बिहेवियर होता है। मेथड क्या हो सकते हैं? वॉक, टॉक, स्लीप। आगे एक एग्जाम्पल आएगी उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या चीज़ होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है और उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होता है। ओके, वेरिएबल्स देखो क्या है। ये एक क्लास है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? लोकेशन, साइज और कलर। ये तीन क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स हैं। मेथड हमारे पास क्या है? मूव और रीसाइज के। वेरिएबल को हम मूव भी कर सकते हैं और वेरिएबल को हम रीसाइज भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मेथड हैं, ये हमारे पास वेरिएबल, ये हमारे पास मेथड हैं, ये बिहेवियर्स हैं, और ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स उसके एट्रीब्यूट्स हैं ये उस क्लास के, और इनको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। और मेथड जो है ये मूव और रीसाइज, ये उनको हम बिहेवियर भी कह सकते हैं। ओके, वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से? लोकेशन, कलर एंड साइज। इनका सेकंड नेम हम क्या रख सकते हैं? एट्रीब्यूट्स। ओके, मेथड हमारे पास कौन से दो मेथड है? एक मूव का मेथड है, एक रीसाइज का मेथड है। ओके, दीज मेथड मस्ट एक्सिक्यूट इन द ऑर्डर फॉर एन एप्लीकेशन एंड द फर्स्ट मेथड टू रन इज द मेथड नेम्ड मेन। सबसे पहले मेन मेथड में ये वो रन होगा, उसके बाद हम मूव और रीसाइज का मेथड जो है वो सिक्वेंशियल वे में रन करते जाएंगे। ठीक है, हैव यू सीन द मेन मेथड? आपने इससे पहले मेन मेथड पढ़ा होगा, ऑब्वियसली कहाँ पढ़ा होगा? ऊप में पढ़ा होगा, सिंपल ऊप में पढ़ा होगा, और आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा मेन का मेथड। ओके, ये इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी कि क्लासेस कौन सी चीज़ें होती हैं और ऑब्जेक्ट्स कौन सी चीज़ें होती हैं। ओके, क्लास मेरे पास किसकी है? ह्यूमन की। ये दोनों आपको क्या नज़र आ रहे हैं? ह्यूमन नज़र आ रहे हैं। ओके, इनके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी कि इनके पास कौन कौन सी फीचर्स हो सकते हैं? हेयर्स हो सकते हैं, आईज हो सकती हैं, फेस हो सकती है, नेक हो सकती है, टॉर्सो हो सकती है, हैंड्स हो सकती हैं, लेग्स हो सकती हैं, फिंगर हो सकती हैं, हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, एज हो सकती है। ऐसा ही ये सारे हमारे पास क्या आए हैं? क्लास के पास एट्रीब्यूट्स। और दूसरी चीज़ क्लास के पास क्या होना चाहिए? मेथड्स होने चाहिए। कौन से मेथड? ह्यूमन वॉक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, क्राई कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्टडी पोजीशन में भी रह सकते हैं। समझ आ गई कि क्लास के पास क्या दो चीज़ें होनी चाहिए? क्लास के पास एक एट्रीब्यूट, और दूसरी हमारी क्लास के पास क्या होने चाहिए? मेथड।
मेथड्स होने चाहिए। अब क्लास की डेफिनेशन आ जाती है। क्या है जी क्लास की डेफिनेशन? A class is a representation for a conceptual grouping of similar item. A class is a collection of objects. क्लास मेरे पास क्या होती है? डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कलेक्शन होती है। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे? एक क्लास के हो सकते हैं। देखिए ह्यूमन एक क्लास है, इसके पास क्या दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? एक मेल हो सकता है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? फीमेल हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट्स हो गए ह्यूमन की क्लास के पास। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? एक क्लास बन जाती है। समझ आ रही है कि क्लास ह्यूमन की है तो उसमें क्या क्या चीज़ होंगी। अच्छी सिमिलर एक एग्जांपल देती हूँ आसान सी, वो ये है कि एक हमारे पास किसकी क्लास है? एनिमल की क्लास है। अब एनिमल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? हमारे पास हॉर्स इज़ एन एनिमल, डॉग इज़ एन एनिमल, काउ इज़ एन एनिमल, शीप इज़ एन एनिमल। ये सारे क्या हैं? एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ आ रही है कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, अब मैं आपको ये क्लास की डेफिनेशन बताती हूँ क्या है। Okay, a class is a description of a kind of an object. A programmer may define a class or may use the predefined classes that come in the class library. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है क्लास की, जिसमें मैंने एनिमल की क्लास की एग्जांपल दी है और ह्यूमन की क्लास की एग्जांपल दी है। इसकी समझ आ गई है? ठीक है। A class is merely a plan for a possible object. It does not by itself create any object. क्लास जो है वो खुद ही अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकती। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंबाइन होकर क्लास को क्रिएट करते हैं। व्हेन अ प्रोग्रामर वांट्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड इन द नेम ऑफ द क्लास। जब भी हमने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो वो किसके थ्रू क्रिएट होता है? न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट होता है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसको आप इंस्टेंशिएशन कहते हैं। ओके, इससे भी एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट्स का बताती हूँ कि किस तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। इस थ्योरी को ज़रा एक दफ़ा गौर से पढ़ें। क्लास इज़ लाइक अ कुकी कटर। ये जो कुकी कटर है ये हमारे पास क्या है? क्लास है। एंड द कुकीज़ आर दी ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो कुकीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट है। देयर इज़ वन कुकी कटर बट यू कैन मेक डिफरेंट कुकीज़ फ्रॉम इट। ऐसा कि आपके पास एक हार्ट शेप की कुकी है मगर कुकी कटर है जो कि आपकी मेन क्लास है, मगर आप उससे हंड्रेड्स ऑफ कुकीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कुकीज़ आप क्रिएट भी कर सकते हैं और उन कुकीज़ को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, डिफरेंट कुकीज़ में हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इवन दो दे हैव द सेम बेसिक पैटर्न। अब डिफरेंस कहाँ है? किसी कुकीज़ पे आपने कैंडी स्प्रिंकल कर दी है, किसी कुकीज़ पे आपने कैंडी स्प्रिंकल नहीं की, किसी पे आपने कोकोनट स्प्रिंकल कर दिए, किसी पे आपने चॉकलेट स्प्रिंकल कर दिए। तो ये क्या हो गया? आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए एक क्लास से, जो वो क्लास क्या थी? कुकी की क्लास थी। ओके बेटे, ये आपका लैब टास्क 1 है जिसमें आपने क्या करना है? जावा जो है वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देनी है। वो मैं आपको सारे स्टेप्स भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि आपने किस तरह जो है वो जावा इंस्टॉल करनी है। फिल करके आप क्या करेंगे? ये लेक्चर की वीडियो देखेंगे और क्यूरीज जिनकी कोई हैं वो मुझे मंडे वाली क्लास में सारी क्यूरीज क्वेश्चन जो भी आपको इस लेक्चर में समझना है वो हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, you are expected to master the Java basic within the first 15 days of the course that include data variables, loops and logic, array and the string। इसे बताया हुआ है कि आप 15 दिन में जावा के एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रिप किन किन चीज़ों पे आ जाएगी? लूप्स, लॉजिक, array, strings एंड डाटा वेरिएबल्स पे। ओके बेटे, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। किसी की कोई क्यूरीज होंगी तो वो मुझसे क्यूरीज रिजॉल्व करा